हेलो दोस्तों। तो आइए, आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों आइए, हमने कल जाना था इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हमने कल इसमें सारी चीज़ें देख ली थी, सभी नगर वगैरह देख लिए थे हमने। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे जानेंगे। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या था। तो दोस्तों, जो कल हम इस सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे उसी का जो कुछ बचा कुचा भाग है उसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो कैसा था, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था में इतिहासकारों में कुछ विवाद है। क्या है दोस्तों? विवाद। तो क्लियर नहीं कह पा रहे हैं कि वो कैसी व्यवस्था थी उस समय की। तो दोस्तों, नगर नियोजन के आधार पर अगर देखें या नगर नियोजन के अनुसार देखें तो व्यवस्था कैसी मालूम पड़ती है। तो व्यवस्था ये केंद्रीय व्यवस्था मालूम पड़ती है। कैसी दोस्तों? केंद्रीय व्यवस्था, यानी कि सेंट्रल व्यवस्था थी। तो अगर हम समाज और अर्थव्यवस्था के अनुसार देखें या समाज और अर्थव्यवस्था के आधार पर देखें तो आपने देखा होगा कि प्रजातंत्र यानी समाजवादी व्यवस्था दिखाई दे रही है लोगों में, मतलब जो प्रजातंत्र, प्रजा का बोलबाला दिखाई दे रहा है। अगर हम व्यापार के आधार पर देखें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, तो उस आधार पर अगर हम देखें तो यानी कि वो कैसी व्यवस्था थी। तो व्यापारियों का प्रशासन था, ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, यानी व्यापार बहुत विकसित था उस समय। ठीक है, तो जब व्यापार विकसित था तो लोग बार जो इतिहासकार हैं तो वो लोग मानते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसमें व्यापारियों का वर्चस्व था। ठीक है दोस्तों, और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार तो शासक वर्ग यानी कि एक राजा वगैरह रूल करते थे। ठीक ना। तो वहीं एक विचारक है जिसका नाम है स्टुअर्ट पिगट है, पिगट। तो ये इनके विचार क्या कहते हैं उसे भी समझ लीजिए। तो ये कहते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, यानी पुरोहितों की ज़्यादा चलती थी तो उनका प्रभाव था। ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ हमने जानी। और इसके बाद देखते हैं जो व्हीलर हैं। तो व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोग शासन के मध्यम वर्गीय, यानी कि जो व्हीलर हैं वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो व्हीलर हैं वो कहते हैं जो सिंधु प्रदेश के लोग शासन को मध्यम वर्गीय या जनतंत्रात्मक शासन कहा है। उसने धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है। किसकी? धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है, यानी कि धर्म इम्पोर्टेंट बताया उन्होंने। ठीक है ना। और हंटर क्या कहते थे, हंटर के बारे में जान लीजिए। तो हंटर कहते हैं मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। ठीक है, यानी कि राजा का शासन ना होकर जनता का शासन था। ठीक है दोस्तों। और मैके के अनुसार देखिए, जो मैके कहते हैं तो इतिहासकार हैं ये भी। ठीक है, तो ये कहते हैं जो मोहनजोदड़ो का शासन था एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था। ठीक है ना, प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। तो दोस्तों, यानी एक प्रतिनिधि जो चुन के जाता है उसके माध्यम से शासन चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई थी। तो आइए अब देखते हैं जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था। तो दोस्तों, हमने अभी तक इसमें पढ़ा, इसमें मातृ देवी की मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं, और आपने देखा होगा पुरोहितों की एक पुजारी की मूर्ति मिली तो इस हिसाब से लोगों ने अनुमान लगाया कि पुरोहितों का शासन था। ठीक है, और कुछ औजार वगैरह हथियार भी मिले हैं, तो ऐसे लोग मान सकते हैं कि राजा का भी शासन रहा होगा। ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था है उसे देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति और चित्र वगैरह प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक ना। और पुरुष भी थे। हाँ, ये महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में। और समाज जो था तो कैसा था, समाज शांतिपूर्ण समाज था। ठीक है, कैसा था, शांतिपूर्ण है। और युद्ध कम करते थे और शांतिपूर्ण तरीक़ा से रहते थे। ऐसा समाज मतलब बटा हुआ था, ऐसा इस तरीके का समाज था। समाज 4 समूहों में बटा था, ये भी बात सत्य है। समाज कितने समूह में बटा था? तो दोस्तों, समाज 4 समूहों में बटा था। तो कौन कौन से समूह हैं वो 4? तो देखते हैं दोस्तों, जो समाज था वो कितने समूह में बटा था? तो 4 समूह में। तो वो पहला समूह था पुरोहित। कौन सा था? पुरोहित, यानी कि प्रीस्ट बोलते हैं या विद्वान वगैरह। ठीक है, और दूसरा समूह था शासक का, तीसरा समूह था व्यापारी का और चौथा समूह था श्रमिक का। तो इस प्रकार से 4 वर्ग में समूह बटा हुआ था, यानी कि पुरोहित लोग थे और शासक रूलर वगैरह और व्यापारी।
ठीक है, और वर्कर्स भी थे, लेबर थे, ठीक है ना। और महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्थिति थी, बहुत अच्छी स्थिति थी महिलाओं की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं जो भोजन करते थे, तो ये कैसे भोजन करते थे दोस्तों। बताया जाता है कि ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन यूज करते थे, ठीक है ना। तो यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी, क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, हैं, ठीक है। मनोरंजन के साधन के लिए ये क्या करते थे, तो दोस्तों पासा खेलते थे, क्योंकि पासा की तो यहाँ पर खोज हो चुकी थी, यानी कि पासा प्राप्त कर ली। इस पासा के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ये लोग पासा भी खेलते होंगे, ठीक है। और नृत्य करती हुई महिला का तो आपने देखा ही है साक्ष्य, ठीक है। और जो कि कहाँ से मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इसका मतलब ये है कि ये नृत्य वगैरह भी देखते होंगे, ठीक है ना। और मनोरंजन का ये साधन रहा होगा, ठीक है। और धार्मिक त्यौहार वगैरह तो ये मनाते ही हैं, ठीक है। ये भी देखने को मिला है इसमें, ठीक है। और इसके बाद में इसके बाद में जानवरों को लड़ाना, ये भी इनका मनोरंजन था, ठीक है। जानवरों को लड़ाना ये भी इनका मनोरंजन था, धार्मिक त्यौहार थे और इत्यादि इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो वस्त्र वगैरह पहनते थे वो कैसे वस्त्र पहनते थे इसमें देख लेते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे तो कैसे वस्त्र पहनते थे, तो ये सूती वस्त्र पहनते थे। कैसे, सूती वस्त्रों का पहनाव था इनका, ठीक है। तो ये लोग सूती वस्त्र पहनते थे और साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना, और लोथल से। सूती वस्त्र भी पहनते थे। तो इसके साक्ष्य कहाँ से, मोहनजोदड़ो में मिली योगी की मूर्ति। किसकी मूर्ति है, तो योगी की मूर्ति है, ठीक है ना। तो वो बताते हैं योगी की मूर्ति के अनुसार अगर देखें तो सूती वस्त्र ही पहनते थे। आभूषण के रूप में देखें तो महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, ठीक है ना। गहना इनका क्या होता था, तो हड्डी का होता था, पत्थर की, ठीक है ना, और कांसे के और मिट्टी का, ये आदि ये इनका प्रयोग गहने के रूप में करते थे, ठीक है ना। हड्डी का और पत्थर का है, ये इनके प्रमुख गहना थे, ठीक है ना। ये इनके प्रमुख क्या थे, आभूषण। तो और देखते हैं दोस्तों जो इनका शवों की अंत्येष्टि जो संस्कार था, यानी अंतिम संस्कार बोलते हैं, तो 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से। तो पहला क्या है, पूर्ण समाधिकरण, क्या बोलते हैं, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। तीसरा क्या है, दाह संस्कार। तो दोस्तों जो दाह संस्कार इसमें क्या होता है, शरीर को आग लगाते हैं। और जो पूर्ण समाधिकरण इसमें क्या होता है, शरीर को पूरी तरह से जमीन में दफनाया जाता है। और आंशिक समाधिकरण इसमें दोस्तों ये क्या होता है, जो पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद में जो उनसे बचता है उसे दफना दिया जाता है, इसे बोलते हैं आंशिक समाधिकरण, ठीक है दोस्तों। इंसान मर जाता है और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं खुले में, और पशु पक्षी जब उसे खा जाते हैं और जब कुछ बच जाता है शेष उनसे, तो उसे ज़मीन में दफना देते हैं। तो सोचो दोस्तों ऐसा इनका करने का कारण क्या हो रहा होगा। तो देखो दोस्तों जो जानवर हैं वो भी, ठीक है, वो भी मांसाहारी होते हैं, वो खाने के लिए भी, ठीक है, उनके भोजन का जो प्रबंध है, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास में उस समय रहने की ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो शायद हो सकता है ये इंसानों को जब मर जाता है तो उसे छोड़ देते होंगे ताकि वो जानवर भी इनका शिकार ना करें, ठीक है। और उसके बाद में कई कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो इसके बाद में नोट में ये क्या लिखा है इसे और पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है सबको उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाया जाता है और सबों के साथ वस्तुएं भी रखी जाती थी। इसका मतलब ये है ये लोग पर लोगों में विश्वास रखते होंगे, ठीक है ना। तो सबों को उत्तर से दक्षिण दिशा में, जैसे मान लो उत्तर से दक्षिण है, ये है उत्तर, ये क्या है नॉर्थ, और ये है साउथ, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता है। तो यानी कि इस तरीके से पैर इधर होंगे और सिर इधर होगा, ठीक है ना। इस हिसाब से इनकी तरफ इनको दफनाया जाता होगा, ठीक है। इस इधर साइड में क्या होगा, सिर होगा, इधर पैर होगा, ठीक है। और और इसके साथ में कुछ खाने पीने की वस्तुएं, ठीक है, खाने पीने की वस्तुएं रखते होंगे, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं यानी कि, और बर्तन वगैरह भी रख देते होंगे, ठीक है ना। और इन लोगों का मानना था कि ये लोग मरने के बाद में जो लोग परलोक में जाएंगे, दूसरे लोक में जाएंगे, तो इनको वहाँ पर कोई जाने में तकलीफ ना हो, खाने पीने की वस्तु भूख ना लगे, इसके लिए खाने पीने की वस्तुएं रख देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद धार्मिक जीवन देखते हैं। तो रिलीजियस लाइफ कैसी थी, तो क्या ये पूजा करते थे, ठीक ठीक है ना। तो पूजा में ये बहुदेव बात यानी कि एक नहीं, ये कई सारे देवताओं को पूजा पर करते थे, कई देवताओं का पूजन करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बहुदेव बात, यानी एक नहीं अनेक देवताओं की पूजा, ठीक है। प्रमुख किसकी पूजा करते हैं, तो मातृ देवी, किसकी, मातृ देवी की। और शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश स्थानों पर इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना।
अधिकांश स्थानों पर मातृ देवी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद देखते हैं प्रमुख देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, जो पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है तो उसकी पूजा करते थे। ठीक है ना, पशुपतिनाथ, और यानी कि जिसे आदि शिव या प्रोto शिव कहा जाता है, उनकी पूजा होती थी मेन देव के रूप में। ठीक है, मुख्य देव के रूप में। तो इसके ये साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और पशुपति शिव यानी किसकी, पशुपति शिव की। तो दोस्तों पशुपति शिव के बारे में जान लो, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले। सील या मोहर पर 3 मुख वाला एक योगी पुरुष, कैसे साक्ष्य मिले, उस साक्ष्य में एक मोहर मिली है जिस मोहर पर 3 मुख वाला, कितने मुख वाला, 3 मुख वाला एक पुरुष है जो ध्यान की मुद्रा में बैठा है। कैसे, ध्यान की मुद्रा में। सिर पर 3 सींग हैं, क्या है, सिर पर 3 सींग हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, 3 क्या है, सींग। और बाईं ओर क्या है, तो बाईं ओर इधर साइड में क्या है, इधर तो दाईं हो गया। ठीक है, और बाईं ओर एक गैड़ा हाथी है। ठीक है, एक गैड़ा और एक भैंसा है। ठीक है, बाईं ओर। और वहीं दाहिनी ओर की बात करें तो एक हाथी है और एक क्या है, बाघ। ठीक है, और पैर के पास में 2 हिरण हैं। ठीक है, तो मार्शल ने, जो मार्शल व्यक्ति है उसने है, जॉन मार्शल बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने इसे क्या कहा है, तो इस व्यक्ति को उन्होंने आदि शिव बताया। क्या बताया, आदि शिव यानी प्रोto शिवा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अन्य देवता के रूप में देख लीजिए, जो अन्य देवता हैं वो कौन कौन से देवता हैं। तो अन्य में एक तो ये हैं जल के देवता हैं, जल के देवता। ठीक है, सर्प वगैरह इनकी पूजा भी करते थे, वाटर यानी जल की पूजा करते थे। और जल की पूजा, सर्प की पूजा, सांड की पूजा। तो एक सींग वाला सांड और बिना सींग वाला सांड। ठीक है, तो 2 तरीके से सांड होते हैं। तो यानी ये वाला ज़्यादा पवित्र था, एक सींग वाला सांड। पाकथा की पूजा, पेड़ की पूजा, पीपल की पूजा, सूर्य की पूजा, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, यानी स्वास्तिक चिन्ह मिला है इस तरीके से। ठीक है ना, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है ये, ठीक है, ये मिला है। उर्वरता की देवी है, उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, यानी कि एक महिला की ऐसी मूर्ति मिली है और उसके गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ। ठीक है, ये दिखाई दिया है, तो इसीलिए उन्होंने माना हो मतलब उर्वरता की ये देवी है। ठीक है ना, तो ये लोग इलोक और परलोक में दोनों में विश्वास मानते थे, और ये लोग भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे। तो दोस्तों ये इनका जो मानना था कि इस लोक के अलावा परलोक भी है। ठीक है, तो दूसरा लोक भी है, इसलिए ये इनका पूजा पाठ भी करते थे। और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, जादू टोना वगैरह में, इन सब में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है वो कैसा था। ठीक है, आर्थिक जीवन में देखेंगे तो ये लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, वहीं इसका व्यापार भी करते थे। ठीक है ना, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, और जो अतिरिक्त वो होता था उससे का व्यापार करते थे। ठीक है ना, तो कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होता था। ठीक है ना, क्या होता था, अतिरिक्त उत्पादन, तो उसका क्या करते थे, ये व्यापार। सिंधु सभ्यता की मुख्य खाद्यान्न फसलें थी, उसमें आपका गेहूँ, जौ। ठीक है, और 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई उस समय की। ठीक है, और ये कहाँ से की गई, तो रंगपुर से। ठीक है ना, चावल का जो है ना, रंगपुर जो गुजरात में। ठीक है, और राजस्थान में मिले हैं। ठीक है, साचेस की। और गेहूँ की ये 3 किस्में होती थी, जो कि 2 किस्में खजूर, तरबूज और मटर, राई, तिल आदि, और कपास। कपास है ना, तो कपास के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कपास के बारे में याद रखिए कि जो कपास है इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में और फसल कैसी होती थी, तो फसलों की जो बुवाई है ना है, तो फसल की बुवाई करते थे अक्टूबर नवंबर में, और वही कटाई इसकी मार्च अप्रैल में हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो कपास का जो है ना, इसे मेसोपोटामिया में सिंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सिंडन। ये इंडिगो नील के उत्पादन भी करते थे, यहाँ के जो लोग थे ना हैं, तो इंडिगो या नील का उत्पादन भी करते थे। और मेसोपोटामिया में कपास को सिंडन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब पशुपालन में कौन कौन से पशु हैं, तो पशुपालन में देखते हैं, एक तो ये बकरी। ठीक है ना, क्या, बकरी, ऊँट, कुत्ता, सुअर, भेड़ इत्यादि, इनका ये पालन पोषण करते थे। ठीक है दोस्तों, व्यापार की बात करें तो दोस्तों ये लोग व्यापार भी करते थे। क्या करते थे, तो व्यापार। और व्यापार जो करते थे, ट्रेड करते थे, तो आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार का व्यापार करते थे। अगर हम आंतरिक की बात करें और बाह्य, ठीक है, तो दोस्तों वाटरवे यानी जल मार्ग से इसके साक्ष्य का मिले, जो बंदरगाह मिला है। और बंदरगाह कौन सा है, लोथल है, सुटकागेडोर और कुतासी इत्यादि। ठीक है ना, और स्थल मार्ग से, तो इनका जो व्यापार का मार्ग है वो कैसा है,
तो व्यापार के मार्ग बॉर्डर वे और स्थल मार्ग, यानी एक तो स्थल मार्ग से व्यापार करते थे और दूसरा जल मार्ग से, ठीक है ना। व्यापार के आंतरिक और बाहर, यानी देश विदेश से भी व्यापार होता था और आंतरिक व्यापार देश के अंदर भी व्यापार चलता था, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद में जो व्यापार का मध्य केंद्र था, तो दोस्तों व्यापार का मध्य केंद्र क्या था, तो वो था दिलमुन और माकन, ठीक है ना। दिलमुन है ना ये बहरीन में, जो वर्तमान बहरीन में, ठीक है। और माकन जो वर्तमान मकरान बोलते हैं वो है। हम देखें तो व्यापार का माध्यम क्या होता था, तो वस्तु विनिमय, ठीक है ना। वस्तु देते थे और वस्तु लेते थे, ठीक है ना। भारत से निर्यात क्या होता था, भारत से एक्सपोर्ट क्या करते थे, तो मिट्टी के खिलौने बाहर भेजते थे, ठीक है ना। हाथी के दांत और साधन वाही वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन, नील वगैरह कर लेते थे और कपास इत्यादि, ठीक है। ये भारत से बाहर जाता था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें और विदेशों से क्या क्या मंगाते थे, तो दोस्तों ये विदेशों से क्या क्या मंगाते थे वो देख लेते हैं। तो ये लोग विदेशों से टीन मंगाते थे, टिन बोलते हैं, तांबा, चांदी, सोना और लाजवद, ठीक है ना। तो टीन मंगाते थे ईरान से जो मध्य एशिया में और अफगानिस्तान से, ठीक है। तांबा मंगाते थे खेतड़ी से जो राजस्थान में, ठीक है, बलूचिस्तान में, ठीक है। और ईरान से चांदी मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, ठीक है ना। और सोना अफगानिस्तान और फारस और दक्षिण भारत यानी कर्नाटक से भी मंगाते थे। और बदख्शां से और अफगानिस्तान मेसोपोटामिया से लाजवर्द मंगाते थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो फिरोजा है वो फिरोजा मंगाते थे तो ईरान से, ठीक है। शीशा मंगाते हैं कहाँ से, तो ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से, ठीक है दोस्तों। शिलाजीत की बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र से मंगा लेते थे। और नील रत्न की बात करें तो बदख्शां जो अफगानिस्तान वहाँ से, शंख एवं कोणिया जब मंगाते तो ये सौराष्ट्र से जो कि गुजरात का क्षेत्र है और दक्षिण भारत है, ठीक है। और हरितमणि ये दक्षिण भारत से और सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मंगा लेते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो केवल इंपॉर्टेंट ऊपर वाले हैं, इन्हें याद रखिए केवल, सोना, चांदी, तांबा और टीन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं, तो दोस्तों व्यापारिक साक्ष्य कहाँ से मिले, तो एक फारस की मोहरें मिली हैं जो कैसी घनाकार की हैं, ठीक है। और बैरन की मोहरें जो बटन के आकार की हैं, कहाँ से मिली है, लोथल से, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि ये व्यापार होता था, ठीक है। शिल्प एवं जो तकनीक थी, ठीक है, क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोग पत्थर के अनेक प्रकार के औजार प्रयोग करते थे। तांबे के साथ साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, किंतु हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं मिले हैं, ठीक है ना। कांसे के जो औजार हैं वो बहुत कम मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिलता है, परंतु हड़प्पा बर्तनों पर लेख मिलते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से लेख नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना। और लेख कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा से, कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा का जो बर्तन है उस पर लेख मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव की आकृतियाँ भी दिखाई गई हैं, ठीक है। और लिपि की बात करें तो ये क्या है, बाउस्टेफोर्डन लिपि, इसे क्या बोलते हैं, बाउस्टेफोर्डन लिपि बोलते हैं, ठीक है ना, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा की जो लिपि है वो सबसे पुराना नमूना कहाँ कब देखा गया, तो 1853 में मिला है। और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, किंतु अभी तक ये पढ़ी नहीं गई। तो दोस्तों जो हड़प्पा की जो लिपि थी उसका सबसे पुराना जो नमूना है वो कब आता है, 1853 में मिलता है। और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ जाती है, सब लोग देख लेते हैं क्या क्या अक्षर थे इसमें, परंतु अभी तक ये कोई भी लिपि जो लिपि थी अभी तक पढ़ी नहीं गई, ठीक है ना। और हड़प्पा लिपि है ना, इसका जो भाव चित्र है तो पिक्टोग्राफ है, क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि है। उनकी लिखावट क्रम से दाईं ओर से बाईं ओर है, यानी इधर से इधर चलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे है, इधर से यूँ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ है, नहीं दाएं से बाईं ओर की तरफ है, ठीक है ना। और वहीं बात करें हम इसकी, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं एवं 250 से 400 तक के जो अक्षर इसमें देखे गए हैं। और सेलकड़ी की आयताकार मोहरें मिली हैं और तांबे की जो गुरिकाओं आदि पर जो मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए सर्वाधिक जो अक्षर मिले हैं तो वो इस तरीके का अक्षर है, यू टाइप का है, ये ऐसा एक अक्षर मिला है, आप ध्यान रखेंगे, यानी कैसा यूँ इस प्रकार का कुछ अक्षर है, ठीक है, यू प्रकार का।
और मछली वगैरह के चित्र मिले हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद कारण जान लेते हैं, क्या कारण रहे होंगे पतन के, ठीक है दोस्तों। तो पतन का कारण जानते हैं, ठीक है। कुछ इधर विद्वान हैं और इधर क्या है, पतन के कारण बताते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो एक विद्वान है जिनका नाम है गार्डन एवं चाइल्ड व्हीलर, ठीक है। तो ये बताते हैं कि जो पतन का कारण है वो क्या है, वाह एवं आर्यों का आक्रमण, यानी बाहर से आर्यों का आक्रमण होता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। वहीं जॉन मार्शल और मैके एवं एस आर राव जो कहते हैं वो लोग ये बताते हैं, नहीं जी, वहाँ पर बाढ़ आ गई थी इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गई, ठीक है। और ओरल और स्टाइल एन घोष है ना, वो बताते हैं जलवायु परिवर्तन, क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं क्लाइमेट चेंज, क्या बताते हैं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो ये बताते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया था इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होता है, पतन। तो और ये है एम आर साहनी, तो ये कहते हैं नहीं जी, भूतात्विक परिवर्तन है, ठीक है। और जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता हो सकती है, ठीक है। और यानी कि जो प्रशासन था वो अस्त व्यस्त हो गया होगा, ठीक है। और के यू आर कैनेडियन वो कहते हैं नहीं जी, प्राकृतिक आपदा आई होगी तब ये सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो ज़्यादातर है ना, तो वो कौन सा वाला सही है। तो दोस्तों इसका जो हो सकता है कि बाढ़ वगैरह आ गई हो, क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो परिवर्तनकारी है ना, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ लोग बताते हैं जो जलवायु क्लाइमेट चेंज है ना, ये भी हो सकता है इसका जो कारण, ठीक है ना। और हो सकता है जो व्यापार वगैरह ज़्यादा करते रहे होंगे, ठीक है ना, व्यापार वगैरह करने में इनकी ज़्यादा रुचि रही होगी और खेती वगैरह सारा सामान जैसे खेती वगैरह उन्होंने बहुत कम कर दी होगी, तो हो सकता है इस कारण से इन्होंने सभ्यता नष्ट होती चली गई होगी, ठीक है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या है, मोहनजोदड़ो की जनसंख्या की बात करें तो ये मिश्रित प्रजाति पाई गई यहाँ पर, कैसी मिश्रित। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है ना उसमें मिश्रित प्रजाति पाई गई है, कम से कम 4 प्रजातियाँ हैं यहाँ पर, कितनी, एटलीस्ट 4 स्पेसीज, ठीक है ना। 4 प्रकार की जो जनजातियाँ हैं इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बोली, ठीक है, और भूमध्य सागरी भी और अल्पाइन मंगोलाइड, ठीक है ना। ये इसमें 4 प्रकार की प्रजातियाँ पाई गई हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर व्यापार होता होगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों इसके बाद और देखते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों जो पतन का कारण है वो क्या है, क्या आर्यों का आक्रमण हो सकता है, ठीक है, या बाढ़ या क्लाइमेट चेंज। तो ज़्यादातर है ना प्राकृतिक आपदा वगैरह या क्लाइमेट चेंज, ये इसके मेन कारण रहे हैं, ठीक है। और आर्यों का आक्रमण भी हो सकता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र क्या है, इसके जो क्षेत्र देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले अगर हम देखें जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, और अफ़गानिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो मुंडीगाग और सोतुगुई, ठीक है। बलूचिस्तान की बात करें जो पाकिस्तान में, तो यहाँ पर मेहरगढ़ और सुतकागीडोर, सुतकोग, ठीक है, बालाकोट हैं, बालाकोट हैं, और रानी मुंडी और कुल्ली और कुबेटा घाटी, और ये दबसादात, ठीक है, दबसादात एवं दवारकोट आदि ये क्षेत्र हो सकते हैं, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से, ठीक है। तो लगभग ओवरऑल कह सकते हैं तो पाकिस्तान लगभग पूरे सिंधु घाटी सभ्यता पर बसा हुआ। सिंध की बात कर लेते हैं तो सिंध में, ठीक है, तो कोटरीजी, आमिरी, मोहनजोदड़ो, और ये है अली मुराद, ठीक है, चंदुदड़ो, और वहीं जुदी रोदड़ो, ठीक है ना, आदि। पश्चिम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा क्षेत्र है इसमें, ठीक ना। तो पाकिस्तान का आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्षेत्र है। तो पश्चिम पाकिस्तान है उसमें देखिए हड़प्पा, डेरा इस्माइल खाना है, रहमान डेरी और जलीलपुर इत्यादि ये पश्चिम पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में अपना ये पंजाब है ना, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में ये रोपड़, रूपनगर बोलते हैं, ठीक है ना, आज का जो रूपनगर है वो, और चक 86 और ये बाड़ा, संगोल इत्यादि, ठीक है ना। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा राखीगढ़ी है, बनवाली है, और मिताथल है, दौलतपुर है, वही रिसवल है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का तो मांडा हो गया जो चिनाब नदी के किनारे पर, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आलमगीरपुर, बड़ागाम एवं हुल्लास ये क्षेत्र हैं, ठीक है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में काठियावाड़, ठीक है, कौन सा, काठियावाड़, और काठियावाड़ से कौन कौन से क्षेत्र पाए गए, तो मलोथल,
यानी कि और रंगपुर, रोजड़ी और प्रवास पाटन, सोमनाथ, ठीक है, भरतराव और मेध्यागमन, ठीक है। तो ये क्षेत्र हैं गुजरात का, ठीक है दोस्तों। चलिए, और कच्छ के जो रण है, कच्छ का रण, वहाँ से कौन कौन से क्षेत्र पाए गए हैं? तो धोलावीरा, देसलपुर और सूरकोटदा, ठीक है ना, ये क्षेत्र हैं गुजरात के। चलिए, राजस्थान में कौन सा? तो राजस्थान में कालीबंगा है। कौन सा है? कालीबंगा। आइए दोस्तों, अब ये लास्ट इसमें क्या रह जाता है वो जान लेते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ हो चुकी हैं, ठीक है, एक बार और जान लीजिए इनको। तो एक तरफ नगर है और वहीं एक तरफ क्या है? नदी है और एक तरफ नगर। तो देखिए दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो वो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे पर है। सिंधु किस पर है? तो ये सिंधु, सिंध प्रांत कहाँ है? तो ये रावी नदी और मांडा चिनाब नदी पर, ठीक है। और कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी, प्राचीन टाइम पे सरस्वती और दुष्टवती, ठीक है ना, दृष्टवती बोलते हैं, ये है नदी, ठीक है ना। और लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी, ठीक है ना। सुतकागडोर है ना, तो ये दासक नदी किनारे पर है। और वहीं बालाकोट की बात करें तो ये है बिंदा नदी पर। कहाँ पर है? बिंदा नदी जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। चलिए, ये कहाँ पर है? बिंदा नदी अरब सागर में गिरने वाली। और सुतका को जी कहाँ पर है? तो ये सादीखोर में, अरब सागर में, ठीक है ना। वही आलमगीरपुर है तो ये हिंडन नदी किनारे पर है। और कहाँ पर है? ये मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में, ठीक है दोस्तों। और रंगपुर की बात करते हैं तो ये मादर नदी किनारे पर है। और कोट लीजिए, ये सिंधु नदी किनारे पर है, ठीक है। बनवाली कहाँ पर है? तो प्राचीन सरस्वती, ठीक है। कौन सी नदी है? ये सरस्वती नदी, जो पुराने समय पे क्या नाम था इसका? सरस्वती, ठीक है। और चंदू दड़ो कहाँ पर है? तो ये है बनवाली में। कहाँ है? तो चंदू दड़ो कहाँ है? तो ये है सिंधु नदी, यानी चंदू दड़ो कहाँ पर है? तो चंदू दड़ो सिंधु नदी के किनारे पर, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। कल ध्यान रखना, कल हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन, क्या आएगा? सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन। कल हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें हमने सारी चीज़ें करा दी हैं। और यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे बाय, ठीक है। चलिए।